नमस्कार व्यूअर्स, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका फेवरेट प्रोग्राम कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ और आज सभी कहानियों से पहले बात होगी कैलेंडर की। कैलेंडर में होगी आज की तारीख 5 अगस्त। 5 अगस्त हल्की फुल्की तारीख नहीं है, आप जानते हैं 5 अगस्त को क्या क्या हुआ है। 5 अगस्त को देश से धारा 370 खत्म हुई थी। 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में भव्य राम मंदिर की पूजा की थी, भूमि पूजन किया था। और फिर 5 अगस्त, इससे पहले वक्फ बोर्ड में बदलाव को, संशोधनों को केंद्रीय कैबिनेट मंजूरी दे चुकी है। आज क्या वक्फ से जुड़ा हुआ बिल संसद में पेश होगा? संसद बैठी हुई है, देखिए हो कुछ भी सकता है। धारा 370 याद कीजिए, किसी को अंदाजा नहीं था, बता करके नहीं किया गया था कि उस दिन को इतना बड़ा काम होने जा रहा है। लेकिन अमित शाह बोलने के लिए खड़े हुए थे सदन में और उसी रोज बोलते बोलते उनके पता चला कि धारा 370 खत्म, इतिहास हो गई थी। ऐसे ही 5 अगस्त की तारीख चुनी गई थी भूमि पूजन के लिए, राम मंदिर में राम लला का घर यानी उनका मंदिर बनाने के लिए। तब से 5 अगस्त लोगों के मन मस्तिष्क पर एक किस्म से अंकित है कि 5 अगस्त मतलब बड़े फैसलों का दिन। और जिस फैसले की हम बात कर रहे हैं, केंद्रीय वक्फ बोर्ड के अंदर उसके प्रावधानों में कुछ बदलाव करना, ये छोटा मोटा काम नहीं है। सरकार ने यह तो बता ही दिया कि यह काम होगा, कैबिनेट से पास हो गया मतलब कानून बनेगा, पार्लियामेंट में जाएगा। किस दिन जाएगा, सवाल इसको लेकर है। अब अगर 5 अगस्त की परंपरा को, परिपाटी को आगे बढ़ाते हुए और 5 अगस्त की इस तारीख को लोगों के और देश के इतिहास में उनके मन में अंकित करने को और मजबूत करना होगा, तो आज ही हो सकता है काम, बिल्कुल मुमकिन है। हालांकि अभी तक ऐसा कोई इशारा या कोई अभी तक कुछ इशारा नहीं हुआ है कि आज ही काम किया जाएगा। लेकिन फिर भी मैं आपको भी दिखाऊंगा कैसे तमाम पार्टियां इस पर रिएक्ट कर रही हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड इस पर रिएक्ट कर रहा है। वक्फ को लेकर आखिर इतनी चिंता क्यों है? आखिर क्यों देश के खास तौर पर मुसलमान तबके के अंदर वक्फ की संपत्तियों को लेकर पहले भी सवाल खड़े रहे, आज भी हैं? आपको यह भी मैं बता दूं कि सरकार से तो मांग ये होती रही थी कि आप दखल दीजिए वक्फ की संपत्तियों के अंदर। बिल्कुल एक अधिकार सा है, बिल्कुल एक तरफा मामला है कि वक्फ जिसे कह देगा ये हमारी संपत्ति, उसकी संपत्ति होगी, आप उसकी देश को अदालतों के अंदर उसको चुनौती भी नहीं दे सकते। लेकिन सरकार, इस अंग्रेजी में कहावत है ना, बाइट द बुलेट, कि सरकार क्या ये काम करेगी, ये अभी तक लगा नहीं था। लेकिन 4 जून के बाद अभी ज्यादा वक्त बीता नहीं है, तीसरे टर्न में नरेंद्र मोदी वक्फ पर आगे बढ़ गए हैं और एक बहुत बड़ा फैसला होगा। बवाल भी कम नहीं होगा, इस पर विवाद भी खूब होगा। तो आज हम आपको वक्फ क्या है, वक्फ बोर्ड क्या होते हैं, वक्फ की संपत्ति क्या होती है, इस पर ऐतराज क्या है, क्यों इसमें इसके प्रावधानों में संशोधन करने की जरूरत मालूम पड़ी, आपको बड़ी तसल्ली से हम लोग बताएंगे। इसके अलावा अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया, जिसमें SC ST आरक्षण के अंदर सब क्लासिफिकेशन करने को मंजूरी दे दी, अलग वर्गीकरण आप कर सकते हैं, वो विवाद अभी तक थमा नहीं है। बड़ी बड़ी पार्टियां खुलकर इसके विरोध में आ गई हैं। मायावती इसके विरोध में चल रही हैं। चिराग पासवान जो सहयोगी हैं नरेंद्र मोदी की इस 3rd टर्म की सरकार के, वो कह रहे हैं वो इसको सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन में डालकर इसको चैलेंज करेंगे। तो आखिर इस पर विवाद क्यों नहीं थम रहा है और इसका क्या राजनीतिक असर होने जा रहा है, इन दोनों टॉप बड़ी खबरों पर हमारी नजर रहेगी। इसके अलावा आज की और बहुत सारी खबरें, उनकी भी हम लोग बात करेंगे। मेहमानों से आपको पहले मिलवा देता हूं मैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी स्टूडियो में आ चुके हैं, बहुत स्वागत हर्षवर्धन जी। विजय त्रिवेदी जी, बहुत स्वागत सर आपका। समीर चौगांवकर साहब, बहुत स्वागत सर आपका। और मेरे बिल्कुल आज हम रंग हैं अवधेश कुमार जी, बहुत स्वागत सर आपका। आज आपको मुझे अगल बगल खड़ा होना चाहिए। लेकिन ये जो वक्फ है सर, क्यों है आखिर इतना विवाद इसको लेकर के? मैं आपको शुरुआत में जरा 2-3 बयान अगर सुना दूं तो उससे आपको अंदाजा लगेगा कि विवाद किस हद तक हो रहा है। असदुद्दीन ओवैसी, मुसलमानों से जुड़ा कोई मामला है तो सबसे पहले वही बोलेंगे, बोले। अखिलेश यादव क्यों कह रहे हैं कि बीजेपी मुसलमानों के अधिकार छीनना चाहती है? एक रिलीजियस स्कॉलर हैं और बड़ी इज्जत है इनकी, राशिद फिरंगी महली साहब, ये कह रहे हैं कि लखनऊ के हैं कि कोई अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है और अगर कुछ करना ही है, कोई बदलाव वक्फ एक्ट के अंदर, तो सरकार पहले जितने स्टेक होल्डर्स हैं उनसे सलाह मशवरा करे, ऐसे अपने आप ना लेकर के आए कोई भी बिल। तो मैं तीनों की बातें आपको सुना दे रहा हूं, उसके बाद फिर हम बात करते हैं कि वक्फ में बदलाव क्यों है जरूरी। मोदी हुकूमत वक्फ बोर्ड की ऑटोनॉमी को छीनना चाहती है और वो इंटरफेयर करना चाहती है वाकिफ के मंशे के खिलाफ कि किस तरह से उस वक्फ की प्रॉपर्टी को चलाया जाए, और ये खुद फ्रीडम ऑफ रिलीजन के खिलाफ है, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि
बीजेपी शुरू से वक्फ बोर्ड्स और वक्फ की प्रॉपर्टीज के खिलाफ रही है और इनका एक हिंदुत्व का एजेंडा है, आरएसएस का एजेंडा है कि वो शुरू से वक्फ प्रॉपर्टीज को और वक्फ बोर्ड को खत्म करने की कोशिशें करती रही हैं। मुसलमान भाइयों को कैसे उनके अधिकारों को छीना जाए, उनकी अधिकार जो मिले हैं, जिन्हें आज़ादी के अधिकार हैं या उनके स्वतंत्र जो अधिकार हैं, उनके अपने धर्म को लेकर के अपनी कामकाज की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए। और केवल वक्फ बोर्ड नहीं, हमारे मुख्यमंत्री देखिए कितने समझदार हैं सरकार के, उन्हें उर्दू में ये पता लगा कि नुज़ूल उर्दू शब्द है, उन्हें समझाते रहे अधिकारी कि नजूल का मतलब कुछ और है, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, नजूल मतलब मुसलमानों की जमीन है ये। सोचो, जो व्यक्ति केवल उर्दू के शब्द नजूल को लेकर के पूरा का पूरा प्रयागराज खाली करा रहे थे, पूरा गोरखपुर, और गोरखपुर में अपना स्वार्थ है उनका कुछ, या उनके सहयोगी साथियों का स्वार्थ है। नहीं समझते कि इसमें किसी किस्म के कोई अमेंडमेंट की ज़रूरत थी। ऑलरेडी वक्फ बोर्ड्स पूरे मुल्क में अपना काम कर रहे हैं और ये प्रॉपर्टीज़ एज़ पर इस्लामिक लॉ लोगों ने वक्फ की हुई हैं, तो लिहाजा जिस मकसद के लिए प्रॉपर्टीज़ वक्फ की गई हैं उसी मकसद के लिए ही इस्तेमाल होनी चाहिए। मेरी गवर्नमेंट से यही अपील है कि इसमें बेसिकली किसी अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं है, और अगर किसी अमेंडमेंट की ज़रूरत गवर्नमेंट को महसूस हो रही है तो कम से कम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी राय ज़रूर इनकॉर्पोरेट की जाए, उनकी राय ली जाए और इस सिलसिले में उसी के बाद कोई कदम उठाया जाए जिससे कि किसी को कोई ज़हमत, तकलीफ़ और शिकायत ना हो। तो आपने तीनों बयान सुन लिए। मुझे अच्छा ये लगा इसमें, एक तो हर्षवर्धन जी की कम से कम खुलकर मुसलमानों का नाम लेकर कुछ बोले अखिलेश यादव। नहीं तो अभी तक होता क्या था, वो पार्टियां खासकर जिनको मुसलमान वोट देते हैं, आज दौर ये आ गया कि मुसलमान शब्द अपने मुंह से निकालने के लिए तैयार नहीं होती। चलिए खुलकर तो बोले ना, कम से कम एक पक्ष तो कम से कम उन्होंने रखा तसल्ली से। हालांकि उसमें वो नजूल को भी शामिल कर ले रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजूल पर भी कानून इसीलिए लेकर आए क्योंकि उनको लगता है कि ये मुसलमानों से जुड़ा हुआ, ये उनका व्यंग्य था। अब इसमें एक दो बातें फैक्ट के तौर पर, वक्फ जो बोर्ड है, अलग अलग बोर्ड हैं, एक तो हर राज्य के अंदर अलग अलग वक्फ का बोर्ड है। इसमें सुन्नी वक्फ बोर्ड अलग होते हैं, शिया वक्फ बोर्ड अलग होते हैं। लेकिन अगर आप कुल जमा पूरे भारत के अंदर सारे वक्फ बोर्ड्स में जितनी रजिस्टर्ड प्रॉपर्टीज हैं उनको अगर आप जोड़ देंगे तो वो जो लैंड बैंक बनता है, भारत की सेना, भारत का रेलवे और उसके बाद तीसरे नंबर पर ये वक्फ की जमीन आती है। ये मतलब तीसरा सबसे बड़ा लैंड ओनर है भारत का कोई भी, अगर सारे वक्फ बोर्ड्स को आप जोड़ लें तो इतनी संपत्तियां उनके पास हैं। वक्फ बोर्ड मोटे तौर पर करता क्या, या वक्फ का मतलब क्या? अभी आपने वाकिफ एक शब्द सुना होगा जो अभी सदुद्दीन ओवैसी बोल रहे थे। कोई भी व्यक्ति जो अपनी इच्छा से या अपने मरने के अपनी विल में लिख के जाता है कि मेरे मरने के बाद ये मेरी संपत्ति जो है मैं वक्फ को देता हूं, तो वो एक तो वो मुस्लिम प्रॉपर्टी हो गई। वक्फ की प्रॉपर्टी होने के नाते वक्फ बोर्ड दावा यह करता है कि वो अपनी सारी संपत्तियों का या उनसे अर्जित होने वाली किसी भी आमदनी का इस्तेमाल मुसलमानों के भले के लिए करता है। उसको मस्जिदों का रख रखाव करना होता है, मदरसों का रख रखाव करना होता है, उसको कब्रिस्तान मेंटेन करने होते हैं। इन सब कामों में ये सारी आमदनी इस्तेमाल की जाती है। और एक बार जो संपत्ति वक्फ की हो गई मतलब वो अल्लाह की हो गई, दैट बिलोंग्स टू गॉड। अब उसके बाद आप उसको वापस नहीं ले सकते। यही सबसे बड़ा इसमें पेच है। वक्फ बोर्ड को इतने अधिकार हैं कि अगर वक्फ ने यह कह दिया कि ये सामने मेरी उंगली जहां जा रही है वो प्रॉपर्टी मेरी है, तो वो जिसकी उसने कह दिया तो उसकी हो गई। अब वो सामने वाले को साबित करना है कि नहीं साहब ये आपकी नहीं है, मेरी है, मैं अपने कागज दिखाता हूं। वक्फ बोर्ड को कोई कागज नहीं दिखाने होते। वक्फ बोर्ड केवल दावा करता है कि ये प्रॉपर्टी वक्फ की प्रॉपर्टी है। आज भी देश भर में ऐसे बहुत से विवाद चल रहे हैं। पॉइंट नंबर 2, आप वक्फ की किसी प्रॉपर्टी को, किसी विवाद को देश के किसी कोर्ट के अंदर चैलेंज नहीं कर सकते, नॉट इवन सुप्रीम कोर्ट। देश की किसी अदालत में वक्फ के ऊपर मुकदमा नहीं चल सकता। इसके लिए एक वक्फ ट्राइब्यूनल बनाया हुआ है, आपको वक्फ ट्राइब्यूनल में जाना पड़ेगा। तो दूसरी विसंगति यह है कि भाई देश में इतने अधिकार आपने किसी एक संस्था को दे दिए कि देश की सर्वोच्च अदालत भी उस पर बैठ नहीं सकती है। अब इस सबको बदलने की तैयारी कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, लेकिन एक काम बड़ा है हर्षवर्धन जी, इतना आसान नहीं है। नहीं तो मोदी जी कोई आसान काम करते हैं क्या? मोदी का मतलब ही है जो काम मुश्किल है, जो नेहरू जी हिम्मत नहीं कर पाए, जो इंदिरा गांधी हिम्मत नहीं कर पाई, जो दूसरे नेता हिम्मत नहीं कर पाए, उसको मोदी जी करते हैं। नेहरू जी ने तो कहा था भाई आज
5 अगस्त है तो 370 को भी याद करें कि घिसते 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 370 घिस जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, हमारे अवधि में जाए खिया जाए भैया, लेकिन नहीं हुआ। फिर राम मंदिर सब करते रह गए, कितनी सरकारें चली गई, कहे तुम भी बैठो भाई, तुम भी बैठो, ये धर्माचार्य, ये मौलाना, नहीं हो पाया। हो गया, इसी समय हुआ। अब ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के जरिए हुआ, ज़्यादा अच्छा है, लेकिन इतना भव्य मंदिर बन गया, इसी समय में हो गया। 3 तलाक कैसे हाथ लगाते, राजीव गांधी जी ने तो शाहबानों पे मामला पलट दिया था। कुछ 100 रुपयों का मसला था, भत्ता दे देते उस बूढ़ी बेचारी को, हाँ, उस बूढ़ी बेचारी शाहबानों को, लेकिन नहीं दिया। देखिए क्या हुआ, अब देखिए 3 तलाक भी खत्म हो गया। वो डरते हैं कि कहीं यूपी में तो वो डरते हैं 3 तलाक देने से कि कहीं पुलिस उठा ले गई तो बड़ा फिर 3 तलाक का दूसरा वाला आ जाता है, तो मुश्किल में आ जाते हैं। अब वक्त पे बात हो रही है। पहली बात तो मुझे पता नहीं है कि अभी भी आ रहा है कि नहीं, क्योंकि अभी तक नहीं आया है, मतलब अभी हम लोग बात कर रहे हैं, दोपहर हो गई है, लेकिन आए तो बड़ा अच्छा हो। अब देश के लोगों को आपने एक जो बड़ी अच्छी बात बताई कि डिफेंस और रेलवे के बाद सबसे ज़्यादा ज़मीन है, सिर्फ कब्रिस्तान के लिए तो नहीं हो सकती ना, सिर्फ मस्जिद के लिए नहीं हो सकती। ये डिफेंस और रेलवे तो आपकी देश की सुरक्षा कर रहे हैं, आपको यहाँ से वहाँ ले जा रहे हैं, पटरी बिछती है, स्टेशन होता है, कैंट होता है, आयुध भंडार होता है, फैक्ट्री होती है, ये क्या काम करते हैं? और अगर ये कोई काम नहीं करते हैं तो जो अल्लाह की प्रॉपर्टी है, जिसका मूल मकसद क्या है, अल्लाह को मानने वालों के जीवन स्तर में वृद्धि के लिए ये प्रॉपर्टी होगी, उनका जीवन थोड़ा सा जीवन स्तर बेहतर होगा। क्या हुआ, मुसलमान सबसे निचले दर्जे पर है, लेकिन कुछ 200 परिवार हैं जो ये पूरी वक्फ की प्रॉपर्टी मैनेज करते हैं, उनके बाप दादाओं से लेकर, जैसे अपने यहाँ ना कुछ राजनीतिक परिवार हैं, भाई गांधी जी के यहाँ होंगे तो ये प्रधानमंत्री ही पैदा होंगे, मुलायम सिंह के परिवार में पैदा होंगे तो मुख्यमंत्री ही पैदा होंगे, लालू जी के यहाँ ऐसे, मतलब इस तरह के जो परिवार हैं, तो उसी तरह से ये वक्फ प्रॉपर्टी वाले हैं जिनके यहाँ कहते हैं क्या होंगे, तो ये वक्फ बोर्ड का चेयरमैन पैदा होगा। तो इस तरह की स्थिति है, तो 200 परिवार मिलकर चलाते हैं। अब इसका जब इतिहास देखते हैं तो 1923 में तो ये मुसलमान एक्ट था, मुसलमान एक्ट। मुसलमान एक्ट से मद्रास टेरिटरी एक्ट आया, जिसमें दोनों थे, और मुस्लिम और क्रिश्चियंस ने विरोध किया, उनको बाहर कर दिया। हिंदू चैरिटेबल वाला तो लागू हो गया, वो नहीं लागू होगा। 1955 में नेहरू जी ने इसको लागू कर दिया, चलो ठीक है, वो ठीक था। वो क्या था जानते हैं, जो मुसलमान हिंदुस्तान से पाकिस्तान चले गए हैं उनकी जमीन इनको दे दिया जाए, जिससे ये यहां रहने वाले या पाकिस्तान से यहां आए मुसलमानों को उनका कुछ हक दे सकें। अब जरा बताएं मुझे कोई, मैं तो कह रहा हूं कि इसको दर्शक भी नोट करें, कहीं भी उनको कोई मिले, क्या एक भी पाकिस्तान से आए मुसलमान को इन्होंने उस जमीन में कोई हिस्सेदारी दी है? इसका जवाब है नहीं। और अब क्या कर रही है भारत की सरकार, कह रही है कि ये जो संपत्ति 15 साल में 2 गुना हो गई। अब ये भी कमाल की बात है, क्या वक्फ बोर्ड क्या खरीद फरोख्त करता है, क्या किसी तरह की ट्रेड यूनियन है, क्या किसी का कारोबार करते हैं? नहीं करते हैं। उसके बावजूद अगर इनकी संपत्ति 2 गुना हो गई, 8 साढ़े 8 लाख मैं बताता हूं एकड़ तक पहुंच गई, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब वही है कि उंगली दिखाए कहे कब्जा कर लो। और तो और ताजमहल पे यूपी सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड जो है उसने दावा ठोक दिया। और तो और तमिलनाडु का एक गांव है, वहां पूरे गांव पर दावा ठोक दिया। वो पता कैसे चलता, त्रिचुरापल्ली का तिरेंदुचुरली जो गांव है, वो पता कैसे चलता? वहां एक आदमी ने कहा हम अपनी जमीन बेचने जा रहे हैं। बेचने गया तो उसने कहा कि ये तो वक्फ वाले से एनओसी लाना। कह रहे मैं डीएम के यहाँ है, कहा ना ये तो वक्फ से जाएगी। अब उस गांव में 1500 वर्ष पुराना मंदिर है, त्रिचुरापल्ली के उस गांव में 1500 साल पुराने मंदिर वाले गांव को 1400 साल पुराने इस्लाम को मानने वाले कह रहे हैं कि ये हमारी प्रॉपर्टी। एंड यू कांट चैलेंज इट। और उसको चैलेंज नहीं कर सकते, वो तो जाता नहीं तो पता भी नहीं चलता। इतनी विसंगति थी, उसके बावजूद पीवी नरसिम्हा राव ने, जब बाबरी और राम मंदिर की लड़ाई चल रही थी तो उनको लगा कोई रास्ता नहीं है, तो क्या रास्ता उन्होंने निकाला? एक था जो कानून लाए प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट, दूसरा कानून लाए ये जो वक्फ बोर्ड को मजबूत करने का 1995 में, और उससे भी पेट नहीं भरा तो कांग्रेस 2013 में उसको और स्ट्रेंथन करने के लिए लाई। 123 प्रॉपर्टीज का ट्रांसफर जाते जाते भी वो कर गए, जिसको रोका मोदी जी। और अरविंद केजरीवाल जी क्या कहते हैं? कहते हैं अगर होता तो अंबानी घर तो हम गिरा देते। उनका भी वीडियो बड़ा वायरल है, वो दिल्ली अल्पसंख्यक वाले कार्यक्रम में थे, वो जो बीच में जेल गया था, क्या नाम है इनका विधायक, अमानतुल्लाह खान।
वो तब इसका उपाध्यक्ष हुआ करता था, उस कार्यक्रम में थे, तो उन्होंने कहा कि दिल्ली में भी मुंबई में सबसे अमीर आदमी वो वक्फ की जमीन पर बनाए हुए, हमारी सरकार होती तो हम उसको गिरा देते। बताइए। तो ऐसे समझिए वक्फ को, तब आपको समझ में आएगा कि ये कितना खतरनाक, किस तरह से दैत्याकार संस्था हो गई है जो सिर्फ और सिर्फ लोगों का बुरा कर रही है और सबसे ज्यादा मुसलमानों का बुरा कर रही है। 200 इलीट परिवारों के अलावा कोई लाभ किसी को नहीं है, किसी मुसलमान को उसका लाभ नहीं, उसके जीवन स्तर में कोई बदलाव नहीं। आप समझिए ना कितनी बड़ी चीज है वक्फ। 200 करोड़ रुपए का एक साल का राजस्व आता है, इनकम होती है वक्फ की संपत्तियों से। एक वक्त था जब केवल 52,000 संपत्तियां थी, 2009 तक 52,000 संपत्तियां थी, जिनकी एरिया जो था वो 4 लाख एकड़ तक था 2009 तक। आज की तारीख में ये 8 लाख एकड़ के करीब भूमि हो चुकी है जो वक्फ, यानी पिछले 13 साल में ये दुगनी हो गई, लगभग 9 लाख, यहाँ 8,72,292 से ज्यादा एकड़ भूमियां जो हैं वो हो चुकी है। और अगर आप इसकी कीमत लगाना चाहें ना, अगर इसकी अनुमानित कीमत है तक लगभग 1.2 लाख करोड़, 1.2 लाख करोड़ की कीमत है इन सारी वक्फ की संपत्तियों की। अब सवाल यह है कि इतने असीमित अधिकार किसी भी बॉडी को देश में कैसे दिए जा सकते हैं कि देश का सुप्रीम कोर्ट भी उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता? क्या इसमें सरकार का इसमें संशोधन करना जायज है? विजय जी, इसको जितनी चर्चा हुई है उससे आगे मैं बताता हूँ। बिल्कुल ठीक। एक तो ये समझना चाहिए कि जितने संशोधन हो रहे हैं, वक्फ बोर्ड का जो मसला है कि ये कहना कोर्ट में नहीं है, वो ट्राइब्यूनल उस पर फैसले करता है। तो ट्राइब्यूनल बने हुए होते हैं, सभी बहुत सारी चीज़ों में हमारे पास ट्राइब्यूनल बने हुए हैं, उसमें फैसले हो रहे हैं। लेकिन अभी जितने देश भर में जो वक्फ बोर्ड हैं, सभी राज्यों में वक्फ बोर्ड बने हुए हैं, उनके पास 58,000 से ज़्यादा कंप्लेंट्स हैं। 58,000 से ज़्यादा कंप्लेंट्स हैं, और वो ज़्यादातर कंप्लेंट्स 90% मुस्लिम्स की तरफ से। बिल्कुल सही। पहली बात, मैं इसको दूसरा पर्सपेक्टिव आपको बता रहा हूँ कि 58,000 कंप्लेंट्स हैं जो मुस्लिम्स की तरफ से हैं, जिस प्रॉपर्टीज़ को लेकर की जाती। इसके अलावा ये जब वक्फ बोर्ड का जो अमेंडमेंट बिल आ रहा है, इसमें रेफरेंस क्या है? इसमें रेफरेंस है मुस्लिम जो रिलीजियस बॉडीज हैं बहुत सारी, वो मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स, मुस्लिम जो एक्टिविस्ट होते हैं, वो उनकी कंप्लेंट्स और रिकमेंडेशंस हैं सरकार के पास। इसका मैं आपको पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ कि क्यों सारा हो, वो कांग्रेस ने जो किया नहीं किया वो तो बात आई गई है सारी की सारी। लेकिन इसमें 2 बड़े बदलाव कर रहे हैं आर्टिकल, उसके धारा 9 में और 13 में। उसमें सबसे बड़ी बात हो रही है, एक तो ये जिसका जिक्र आपने बार बार किया कि वक्फ बोर्ड पर जो किसी भी संपत्ति को अपनी संपत्ति घोषित करने का जो है, उस पर लगाम लगाने का बड़ा फैसला है। दूसरा जो उस पर फैसला है कि इनको कैसे रेगुलराइज किया जाए, जो उसमें काम चल रहा है उसके पैसे को कैसे ठीक से इस्तेमाल हो, नहीं हो रहा। क्योंकि जो हर्ष जी ने कहा कि भाई 200 परिवार कर रहे हैं, 200 होंगे, 250 होंगे, 150 होंगे, व्हाटएवर, लेकिन ये पूरे मुसलमानों का उसमें वो नहीं हो रहा। तीसरी एक और बड़ी बात है कि जो संपत्ति अभी है उसमें से मुझे नहीं लग रहा कि सरकार कोई उसको बदलने की कोशिश कर रही है। यदि जो कोर्ट में चल रहे सर्वे होगा वो उसमें डिस्प्यूटेड लैंड्स पर है, डिस्प्यूटेड लैंड्स नो, बट ये अधिकार होगा कि एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी का भी हो सकता है, लेकिन वो डिस्प्यूटेड लैंड पर उस पर ज्यादा चर्चा की गई है। और वैसे ये कहना भी ठीक नहीं है कि वक्फ बोर्ड के पास सारी संपत्ति उन्होंने कब्जाई हुई है। वक्फ बोर्ड कोई नहीं कह रहा। हाँ, नहीं, मैं उसको बता रहा हूँ कि वक्फ बोर्ड में क्या होता है कि जो दान से दी हुई जो प्रॉपर्टी होती है उसका बड़ा हिस्सा वहां पर होता है, और उसका इस्तेमाल खासतौर से मदरसों के लिए, मस्जिदों के लिए, कब्रिस्तान के लिए और मुस्लिम सोसाइटी के वेलफेयर के लिए किया जाता है। ठीक है, लेकिन ये इसमें जो आप कुल मिलाकर एक इमेज बना रहे हैं। एक सवाल का जवाब दे दीजिए मुझे बस। देश को किसी आपदा के अंदर भारत की सरकार को किसी भी संपत्ति की जरूरत पड़ती है, कोई भी संपत्ति अधिग्रहित कर सकती है? कोई भी दुनिया में, कोई हिंदुस्तान के अंदर कोई भी, मेरा घर भी चाहिए अगर भारत सरकार को कि मुझे ये संपत्ति चाहिए, ले सकती है ना? चाहे मुझे मुआवजा देगी, कुछ करेगी। वो तो आपत्ति की बात तो छोड़ी, मतलब आपदा की बात छोड़ी। अभी हम जब हाईवेज बनाते हैं तब भी वो देते हैं ना, वक्फ की जमीन ले सकते हैं हम? नहीं, मैं इसीलिए आपको दूसरी बात बता रहा हूँ कि ये जो माहौल, वक्फ की जमीन आपकी है ही नहीं, मैं आपको इट बिलोंग्स टू आवर गॉड। इस अमेंडमेंट बिल को लेकर जितना अभी आपने बाइट्स चलाई ना, अखिलेश साहब की, ओवैसी जी की और
ये जो आप माहौल बना रहे हैं कि ये मुसलमानों के खिलाफ, मैं बार बार इस बात पर जोड़ दे रहा हूं, इसलिए मैंने ये सारी डिटेल आपको दी है कि ये फैसला एक तो हिंदू मुसलमान का नहीं है। ये हर दिन हम लोग इस पर बहस करते हैं, कल भी हमने इस पर चर्चा की थी कि 3 तलाक को लेकर भी इसी तरह का माहौल बनाया गया था, वो भी केवल मुस्लिम महिलाओं, हिंदुओं का क्या लेना देना? हाँ, लेकिन वो माहौल ऐसा बन रहा था ना, उसका फायदा मुस्लिम महिलाओं को हुआ। वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट एक्ट को, वो 58,000 शिकायतों को ध्यान में रखिए आप, जो आपने कहा 90% मुसलमानों की हैं। 90% मुसलमान ही परेशान है उससे, और उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। Correct. तो उनको ध्यान में रखते हुए ये किया गया है। तो मुस्लिम समाज का भला बेहतर तरीके से कैसे हो सकता हो, और वक्फ बोर्ड की जमीन का बेहतर उपयोग कैसे हो सकता हो, उसकी बेसिक इंटेंशन ये है। यही तो दिक्कत है और सर। दूसरी बात एक और कि ये ये जितने अमेंडमेंट्स हैं उसमें से 90% अमेंडमेंट मुस्लिम इंटेलेक्ट्स ने, मुस्लिम रिलीजियस सोसाइटी और उन्होंने सजेस्ट किए। ये मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी आप दिक्कत क्या होगी, अभी आप इंतजार कीजिए बिल आने का। असदुद्दीन ओवैसी जितने और मुस्लिम नेता हैं या आज का जो बिजनेस है लोकसभा का, क्या बोलेंगे? आज के लोकसभा बिजनेस में तो नहीं है इस बिल को, लेकिन सप्लीमेंट्री बिजनेस सामने जरा ये कहिएगा कि ये मुसलमानों के भले के लिए लाइए सरकार। वो कहेंगे मुसलमानों का भला मुसलमान सोच लेंगे, सरकार को जरूरत नहीं है। अरे वो मुसलमानों ने सोच के दिए सजेशन, मैं आपको वो बता रहा हूँ आपको। वो मैटर नहीं करता। ऐसे 3 तलाक के खिलाफ एक मुस्लिम महिला ही सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ने गई थी ना, भारत सरकार तो लड़ नहीं रही थी, मुस्लिम महिला ही 3 तलाक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई थी। लेकिन उसको बता दिया गया कि ये तो मुसलमानों के खिलाफ। आज आप देख रहे हैं कि मुसलमान कोई वहां पर दंगे हो गए क्या? उसके बाद लोगों को लग रहा था कि बहुत हो जाएगा दंगे। बिल्कुल नहीं होने चाहिए, हुए भी नहीं, इस पर भी नहीं होने चाहिए। लेकिन मैं विवाद की बात कर रहा हूँ समीर जी। देखिए, 2000 हाथ डालना सरकार का बनता है कि नहीं बनता? बिल्कुल बनता है, और ये सुप्रीम कोर्ट से बढ़कर थोड़ी है, देश की प्रॉपर्टी से बढ़कर थोड़ी है। अगर देश को जरूरत होगी तो उसका मूल्यांकन हो सकता है, इसका जांच पड़ताल हो सकती है। आप देखिए 2014 में मुख्तार अब्बास नकवी ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखी थी सरकार आते ही कि वक्फ बोर्ड की जो जमीनें हैं उसका वेरिफिकेशन किया जाए। और ऐसी कई जमीनें मुख्तार अब्बास नकवी ने खुद कहा था कि कई ऐसी जमीनें हैं जो जबरन कब्जे में ली गई है, और कई बड़ी हिस्सा ऐसा है जिसका वक्फ बोर्ड अपने निजी फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा है। उससे होने वाली जो आमदनी है वो एक बड़ा वर्ग है जो मुस्लिम समाज का प्रतिनिधित्व करता है, जो प्रभावशाली है, वो उस पैसों का इस्तेमाल कर रहा है। सरकार इसकी जांच करवाए और सरकार इसका वेरिफिकेशन करवाए कि जो जमीन वक्फ बोर्ड के पास पूरे हिंदुस्तान के अंदर है, क्या वाकई वो उनको डोनेशन से मिली है या किसी मुसलमान ने डोनेट करी है। कई सरकारी जमीन कब्जे में कर वक्फ बोर्ड चल रहे हैं, और राज्य सरकारों की मिलीभगत से वो जमीन वक्फ बोर्ड को दी गई है। मुख्तार अब्बास नकवी का कहना था स्पष्ट रूप से कि जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकारें रही हैं, गैर भाजपा सरकारें रही है, उन सरकारों ने जिस जमीन को वक्फ बोर्ड ने अपनी उंगली रख दी वो उनके नाम कर दी, और उस पर कोई विवाद नहीं हो रहा है। बहुत जांच की जाए। मुझे लग रहा है आज केंद्र सरकार अगर इसको लेकर आती है तो ये बहुत अच्छी बात होगी, लेकिन बहुत देर कर दी है। इतना बड़ा ये मामला है, भू माफियाओं का इतना बड़ा मामला है, हिंदुस्तान की जमीनों का इतना बड़ा मामला है, मुझे लग रहा है 2014 में केंद्र सरकार को लेकर आना चाहिए था, और ये तो 3 तलाक से काफी पहले इसको लेकर आना चाहिए था। ये एक बहुत बड़ा मामला है, सरकार को इस मामले को लेकर 10 साल इंतजार नहीं करना चाहिए था। ये अगर सरकार पहले लेकर आती तो मुझे लग रहा है अभी तक हिंदुस्तान में जितने वक्फ बोर्ड के पास जमीन है उसका पूरा पंजीकृत होता, पूरा वेरिफिकेशन होता, और ये पता पड़ता कि कौन कौन सी जमीन कब्जा किया गया है और कौन कौन सी जमीन पर मॉल बन गए हैं, कौन कौन से जमीन पर मुसलमानों की फैक्ट्रियां चल रही है, और उससे मिलने वाली आमदनी कहाँ जा रही है, उसका भी ऑडिट होना चाहिए। जमीन का भी हो, और उससे जो पैसा आ रहा है वो कहाँ जा रहा है, क्या वो मुस्लिम लड़कियों के एजुकेशन के लिए खर्च हो रहा है, क्या वो उनके हेल्थ पे खर्च हो रहा है, क्या वो उनके वेलफेयर पे खर्च हो रहा है। जिस पर्पज से वक्फ बोर्ड की स्थापना की गई थी, इससे होने वाली आमदनी, कहा जाता है कि भाई आपने वक्फ बोर्ड को डोनेशन दिया तो वो अल्लाह का हो गया या मुस्लिम समाज का है, तो आप उसकी जांच तो करवाइए वो कहाँ जा रहा है। इसमें भी रिचेस्ट वक्फ बोर्ड यूपी का है, यूपी का रिचेस्ट, यूपी, कर्नाटक, फिर तेलंगाना, मध्य प्रदेश का भी बहुत रिचेस्ट है सर। इंदौर के अंदर लाखों रुपए की जमीनें हैं, और उस समय तो बीजेपी के नेताओं ने कहा था, शिवराज सिंह चौहान ने विधानसभा में इस बात का जिक्र किया था कि इंदौर में कई सरकारी जमीन ऐसी है जिस पर वक्फ बोर्ड ने कब्जा कर लिया है, हम इसे सुनिश्चित करना चाहते हैं कि सारी जमीन वापस दो। अरबों रुपए की जमीन में वक्फ बोर्ड ने कब्जा कर लिया है इंदौर के आसपास। अब ये जो संशोधन होंगे इसमें ऐसी सारी विवादित प्रॉपर्टीज की जांच सरकार वापस देगी, और लेना भी चाहिए। सरकार की जमीन आपने कब्जा कर लिया। मैंने ये भी कहीं पढ़ा था कि इसमें अब शायद डीएम भी हस्तक्षेप कर पाएगा। पहले तो ऐसा कोई साइन नहीं, अभी सर ट्राइब्यूनल की बात कर रहे थे, हस्तक्षेप के अलावा कि ट्राइब्यूनल में मामला जाता है। देश के अंदर ट्राइब्यूनल में बहुत सारे मामले और जाते हैं, आपको अभी ज्यादा बता देंगे। सेना के मामले ट्राइब्यूनल में जाते हैं, इनकम टैक्स के बहुत सारे अलग अलग ट्राइब्यूनल बने हुए हैं हमारे, लेकिन वो ट्राइब्यूनल के मामले वे फाइनली कोर्ट में चैलेंज किए जा सकते हैं। इसके वक्फ का ट्राइब्यूनल का मामला आप कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। देखिए, नरेंद्र मोदी सरकार ने थोड़ी देर से लाई है ये आंदोलन, और इसकी मांग पहले से थी। आपको याद होगा जब
2022 में योगी आदित्यनाथ सरकार ने वक्फ बोर्ड के पास कितनी संपत्ति है इसका सर्वे आरंभ किया था, तो उस पर बहुत हंगामा हुआ था देश में। लेकिन वो इसलिए हुआ था कि एक तो 2005 की चर्चा हर्षवर्धन त्रिपाठी जी ने कर दी। उसने कहा कि भैया ये तो ताजमहल तो हमारा ही है। लोगों ने पूछा कि भाई शाहजहां ने कब अगर शाहजहां नहीं बनाया, अगर मान लो शाहजहां नहीं बनाया तो उसने वक्फ बोर्ड कब बनाया? काफी हंगामा हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे लगाया हुआ है, वो खत्म नहीं हुआ है। उसी तरह से उसकी दलील बड़ी रोचक, मैं आपको उन्होंने कहा कि शाहजहां ने अपनी बेटी को वक्फ प्रॉपर्टी के तौर पर दे दिया था। तो अब आप जाइए सोचिए कहां से लाएं, कैसे लाएं। उसी ढंग से ज्ञान वापी है, तो ज्ञान वापी पर भी एक तर्क यही है ये कि वक्फ बोर्ड की संपत्ति है। भाई औरंगजेब ने अगर उसको तोड़ा है, औरंगजेब ने बनवाया है, तो उस समय वक्फ बोर्ड कब बना था? ये सारे प्रश्न इसमें अंतर्निहित है। लखनऊ में एक शिवालय, एक जगह को शिया वक्फ बोर्ड ने उसको रजिस्टर्ड करा लिया और कहा कि हमारी जगह है। पता चला कि ये तो 1800 कुछ ईस्वी में इसमें शिवालय का रिकॉर्ड है। तो ऐसी स्थिति इस देश में पैदा हुई है जिससे लोगों का ध्यान गया। अच्छा, आप सोचिए कि हो पहले से रहा है। अगर ये योगी आदित्यनाथ की सरकार नहीं हो, केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं होती, तो कैसे जाता? गुजरात हाई कोर्ट में एक मामला गया कि ये जो द्वारिका है, इसका जो 2 द्वीप है उसमें, उसको हमारी वक्फ की संपत्ति है। कोर्ट ने कहा कि आप क्या बोल रहे हो, आपको समझ में आ रहा है? और उसको डांटा और फिर उसको खारिज कर दिया। वहां क्लेम हो गया था, क्लेम हो गया था।